चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो सेक्शन ई के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, उन सेक्शन ई के क्वेश्चंस में हमने 3 तक के क्वेश्चंस देखे थे। अब आगे 4 से हमें क्वेश्चन शुरू करना है और इस क्वेश्चन से हमारे चैप्टर की एक सेकेंड मेथड आती है। देखो, हमने जो पहली मेथड में सिंपल सम्स जो हमने किए ना, कि आप लोगों को कोई भी क्लास दिया गया होता है, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल्स आपको दिए गए होते थे कि सपोज के 40 और 50 के बीच का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ऐसे आते थे ना। आगे के सम्स किए हमने कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी कंडीशन बिटवीन 40 टू 50, बिटवीन 100 टू 200 ऐसे आती थी। ये वैल्यू क्या कहलाती थी? हमारी x की वैल्यू कहलाती थी। हम लोग क्या करते थे कि x की वैल्यू को पहले z में कन्वर्ट करते थे, वो z की फॉर्मूला से x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन करते थे ना। ऐसे ही ये x होता था, x पर से हम लोग उसे z में कन्वर्ट करते थे। फिर जो z की वैल्यू मिलती थी उसके ऊपर से जो है वो हम लोग ग्राफ तैयार करते थे। ग्राफ के बाद जो हम लोग स्टैंडर्ड टेबल देखते थे, एस टेबल का हो या स्टैंडर्ड टेबल का हो, वो स्टैंडर्ड टेबल पर से हम लोग जो है वो वैल्यू फाइंड करते थे ना। वो वैल्यू होती थी कि भले जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती या तो परसेंटेज में वैल्यू होती, बराबर ना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मिलती तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, परसेंटेज हो जाता वो। अगर कोई नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना होता है, कि नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना हो, नंबर ऑफ पर्सन या कुछ, तो उससे मल्टीप्लाई करते, वो वैल्यू होती। समझ आ रही है ना बात? आगे वाले सम में हमने ऐसे ही किया ना, x होता था, उसके ऊपर से हम लोग z फाइंड करते थे, z पर से हम लोग ग्राफ बनाते थे, ग्राफ पर से हम लोग जो है वो टेबल पर से वैल्यूज ढूंढते थे और वो वैल्यू फिर परसेंटेज या कोई नंबर में होती थी। अब जो आज हमें सेकंड मेथड देखनी है ना, वो सेकंड मेथड ये है कि ये रिवर्स जो है वो मेथड जाएगी। रिवर्स मेथड कैसे? रिवर्स मेथड कि अब जो है वो आपको वैल्यू दी गई होगी, वैल्यू के ऊपर से आप लोगों को पहले ग्राफ बनाना है, उसके ऊपर से फिर z की वैल्यू ढूंढनी है और z की वैल्यू पर से फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात? अब आपकी रिवर्स मेथड होगी। आपको हमेशा x दिया गया होता था, उसके ऊपर से हम लोग टेबल से जो है वो फाइनल वैल्यूज फाइंड करते थे। अब आपको फाइनल वैल्यू दी गई होगी, परसेंटेज में दी गई होगी, नंबर ऑफ समथिंग दिया गया होगा या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दी गई होगी, और उसके ऊपर से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रिवर्स जाना है। आपके चैप्टर में ये दो ही मेथड है, सब सम आपको लॉन्ग में दिए हुए हैं, डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन मेथड चैप्टर में ये दो ही है। एक नॉर्मल मेथड, x दिया गया हो, वेरिएबल दिए गए हो तो हम लोग वैल्यूज फाइंड करते थे। अब एक वैल्यू दी गई होगी, उसके ऊपर से हमें वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। समझ आ रही है बात? अब आज हम लोग ये रिवर्स मेथड सीखेंगे और ये ध्यान दे देना कि रिवर्स मेथड कैसे हमें फाइंड करनी है। जैसे देखो, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4, वो 4 क्वेश्चन समझो तो एकदम क्लियर होगा कैसे हमें फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ प्रोडक्शन हाउस इज 10,000 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2,000। भाई यहाँ पर दिया हुआ मंथली एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर वर्किंग इन प्रोडक्शन हाउस, उनकी एवरेज सैलरी दी गई है, मतलब मीन हुआ ना, ये जो हमें मीन चाहिए होता है वो मीन है 10,000 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 2,000। ये दो हेल्पर तो होते ही हैं, आप लोग ऐसे फाइंड करो या ऐसे फाइंड करो। By assuming that the monthly salary of a worker follow normal distribution, estimate the maximum salary of 20% of worker having lowest salary and also estimate the minimum salary of 10% worker having highest salary. अब ये क्या दिया हुआ और क्या फाइंड करना है वो समझना। सपोज चलो ऐसे पहले नॉर्मल जो है वो क्वेश्चन फाइंड कर लें कि जैसे इसमें पूछा हुआ है कि एस्टिमेट द मैक्सिमम सैलरी ऑफ 20% वर्कर हैविंग लोएस्ट सैलरी। जिनकी लोएस्ट सैलरी है ना, उनमें से मैक्सिमम सैलरी हमें फाइंड करनी है। सपोज कि भाई एक बिजनेस चल रहा है, भाई एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें सब वर्कर काम कर रहे हैं। अब एक वर्कर ऐसे हैं कि जिनकी जो है वो लोएस्ट सैलरी है। लोएस्ट सैलरी मतलब महीने की 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 ऐसी सैलरी है, वो लोएस्ट सैलरी। ऐसे 20% वर्कर है, देखो इसमें दिया हुआ है 20% वर्कर हैविंग लोएस्ट सैलरी। 20% ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे कम सैलरी रखी है उन्होंने, बरोबर। भाई महीने की 3,000, 4,000, 6,000 ऐसे कोई सैलरी होगी।
और दूसरे 10% ऐसे लोग हैं बिजनेस में कि जिनकी हाईएस्ट सैलरी है। देखो दिया हुआ है 10% ऑफ वर्कर हैविंग हाईएस्ट सैलरी, जिनकी हाईएस्ट ज्यादा सैलरी है भाई, उनकी सैलरी की शुरुआत ही 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे हो रही है। समझ आ रही है बात? एक लोएस्ट सैलरी वाले हैं और एक हाईएस्ट सैलरी वाले। तो जो 20% लोएस्ट सैलरी वाले हैं ना, उनमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी होगी वो ढूंढना है। 20% जो लोएस्ट सैलरी वाले लोग हैं, समझो 20 लोग ही हैं कि जिनकी लो सैलरी है भाई, किसी की 3,000 है, किसी की 4,000, किसी की 5, उनमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी ना वो ढूंढना है। अब आ रहा है क्वेश्चन समझ में कि एस्टिमेट सैलरी ऑफ मैक्सिमम सैलरी ऑफ 20% वर्कर हैविंग लोएस्ट सैलरी, जिनकी लोएस्ट सैलरी है ना उनमें से मैक्सिमम ढूंढनी है। और जो 10% ऐसे लोग हैं जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, जिनकी सैलरी 50, 60, 70 से शुरू हो रही है, उनमें से सबसे कम सैलरी किसकी है, उनमें से सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है वो हमें ढूंढना है। समझ आ रही है बात? मतलब कि अगर हम लोग एक रफ में ये ग्राफ बताऊं ना मैं, कि जैसे हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं भाई, बीच में 0, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं भाई। पहले हम लोग जो है वो चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन है, 2 अलग अलग मेथड से। ऑलमोस्ट आपके जो भी सम दिए हुए हैं उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन साथ में दिए हुए हैं ना, एक क्वेश्चन तो किसी में भी नहीं है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहले जो दिया हुआ है कि 20% ऐसे वर्कर्स हैविंग लोएस्ट सैलरी। अब कभी भी लोएस्ट दिया हुआ हो ना तो यहां माइनस से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है हमें। और अगर हाईएस्ट दिया हुआ है ना तो हमें यहां से शुरू करना है। 20% ऐसे हैं जिनकी लोएस्ट सैलरी है, 20%। परसेंटेज मतलब यहां से देखें ना भाई, ये टोटल ग्राफ 100% का होता है, पता है ना। 100% हम लोग ऐसे गिनते थे ना, 0 के इस तरफ 50%, इस तरफ 50%, प्रोबेबिलिटी लिखते थे 0.5 एंड 0.5। सही बात कि नहीं? तो भाई ये टोटल 100% होता है, उसमें 20% लोएस्ट सैलरी वाले, मतलब स्टार्टिंग के 20% जो है वो ये एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग के 20% का एरिया, ये वैल्यू दी गई है आपको परसेंटेज में। और हमें जो है वो यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी ना एक्स की, वो ढूंढना है। जो 20% या एरिया दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे आखिरी लाइन पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी वो ढूंढना है। बराबर? यहाँ ग्राफ पर से मिलता है हमें z की वैल्यू, क्योंकि ग्राफ तो z का होता है, वो z की वैल्यू मिलेगी। z की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखेंगे तो उसके ऊपर से हमें x की वैल्यू मिलेगी। समझ आ रही है बात? उल्टी प्रोसेस ध्यान आ रही है ना? बरोबर ना? कि यहाँ फाइंड करना है 20% जो लोएस्ट सैलरी वाले लोग हैं उनमें से हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो ऐसा क्वेश्चन हो, अब लिख कर बताऊं कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन हो ना तो पहले ग्राफ बनता है, ग्राफ पर से z की वैल्यू मिलती है और z की वैल्यू पर से फिर x की वैल्यू मिलती है। तो पहले ग्राफ बनता है, जैसे इसमें दिया हुआ 20% लोएस्ट, तो ये मैंने रफ में ही ग्राफ बताया था कि भाई 20% यहाँ पे, ये लोएस्ट 20%। मतलब यहाँ पे पहले ही हम लोग ग्राफ में यही ग्राफ फिर से बनाएंगे कि यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उसमें अगर वैल्यू के हिसाब से लिखें तो जैसे दिया हुआ है कि भाई 20% लोएस्ट सैलरी वाले लोग, तो लोएस्ट सैलरी वाले 20%, यहाँ पे हाईएस्ट होता तो प्लस से शुरू करते, लोएस्ट में यहां से। ये 20% का ग्राफ हमें दिया हुआ है, परसेंटेज दिए हुए हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। और ये हमें वैल्यू ढूंढनी है z की, समझो z1 कहें उसे। बरोबर? ये z1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये z1 की वैल्यू मिल गई तो उसके ऊपर से x की वैल्यू। आगे वाले सम में क्या करते थे पता है? जैसे कोई भी आपको आंसर मिलता था, जैसे -2, -1, तो यहाँ पे लिखते थे -1 और इस साइड हम लोग फाइंड करते थे वो आंसर। अब आंसर है ये ढूंढना है। समझ आ रही है बात? तो इसको पहले तो सिंबल में कैसे लिखेंगे? ग्राफ ये बन गया ना, ग्राफ के ऊपर से सिंबल बनेगा हमारा, वो ऐसे बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू z1, ये z1 से लेस देन है। क्या आ रहा है इसमें? z1 से लेस देन ना। इनफाइनाइट तक अगर ग्राफ बनता हो तो आगे वाले क्वेश्चन में हमने बताया था इनफाइनाइट तक ग्राफ मतलब कैसे होता है कि वो जो है लेस देन का ग्राफ कहलाता है। बरोबर ना?
इनफाइनाइट तक अगर ग्राफ हो, हाँ इनफाइनाइट तक यहाँ पे होता है तो वो मोर देन का ग्राफ कहलाता। तो Z1 और लेस उसकी वैल्यू दी गई है, उसकी वैल्यू है 20%। 20% मतलब अगर प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करें तो 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना। आखिरी में जो वैल्यू मिलती उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते, मल्टीप्लाई 100 करते ना। तो अब इस परसेंटेज को वैल्यू में या तो प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है, तो फिर डिवाइड बाय 100। 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 0.2। क्या आ जाएगा वो, 0.2, या तो कहो 0.2000। प्रोबेबिलिटी होती है ना आपके इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी हमेशा 4 डिजिट में है। पीछे जो हम आखिरी का जो Z स्कोर टेबल है उसमें से कुछ भी वैल्यू ढूंढते हैं तो वो वैल्यू कितने की आती है, तो वो वैल्यू हमेशा 4 डिजिट की आती है। इसलिए जब ये प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे तो 0.2 कहो या 0.2000 कहो, वो एक ही बात है, बराबर ना। 2000 के हिसाब से लिखेंगे उसे। अरे बात ध्यान, अब इसके ऊपर से Z की वैल्यू कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो Z की वैल्यू ढूंढने के लिए है ना, आपको डिस्टेंस हमेशा Z1 से 0 का होना चाहिए। कहीं पर भी Z की वैल्यू अगर ढूंढनी है ना तो आपको डिस्टेंस Z1 से 0 तक का होना चाहिए, बराबर। ये डिस्टेंस भले दिया हुआ हो, Z की वैल्यू यहीं से ही मिलेगी, क्योंकि पीछे जो Z स्कोर टेबल है वो Z स्कोर टेबल तो 0 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, सब 0 के अकॉर्डिंग ही उसमें वैल्यू है, तो हमें भी 0 से ही फाइंड करना होगा। अगर नहीं है तो वो माइनस करके, प्लस माइनस करके ये वैल्यू ढूंढेंगे। 0 से Z1 की वैल्यू ढूंढनी हो ना, यहाँ ऐसे लिखेंगे कि Z1 Z2 0, बीच में तो Z ही ना, नॉर्मल ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, इसके लिए बीच में Z। भाई Z1 से 0 की वैल्यू हमें पता करनी है जिससे Z1 मिलेगा। और वो वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखो इतनी वैल्यू तो दी गई है ना, और पूरी वैल्यू हमें पता है 0 से इनफाइनाइट तक की पूरी वैल्यू कितनी होती है, पूरी वैल्यू होती है 0.5। उस 0.5 में से ये आगे की वैल्यू जो दी गई है वो अगर हम माइनस कर दें तो 0.5 में से 0.2000 माइनस कर दें तो बाकी Z1 से 0 का आंसर मिलेगा ना। वो Z1 से 0 की वैल्यू मिलेगी, वो आएगी 0.3000, बराबर। क्या आ जाएगा, 0.3000। ये जो है वो वैल्यू मिली। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है इस मेथड में कि कभी भी Z का आंसर ढूंढना हो ना तो ग्राफ के हिसाब से आपके पास 0 से Z1 का डिस्टेंस ही यहां पर होना चाहिए, बराबर। ये या और कोई डिस्टेंस दिया हुआ वो काम का नहीं है, 0 से Z1 का डिस्टेंस चाहिए। ये पहला सम है, ऐसे तो 3-4 सम करोगे ना तो माइंड क्लियर होगा आपका, बराबर। तो चलो अब ये 3000 मिला ना, अब ये 3000 पीछे Z स्कोर टेबल के हिसाब से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे वैल्यू, देखो यहाँ पे भी ये रफ में बता रहा हूँ, पीछे आपको टेबल होता है ना, उस टेबल में यहाँ पर 0, 0.0, 0.1, 0.2 ऐसे सब वैल्यूज दी गई है ना। यहाँ पर भी 0.00, 0.01, 0.02। अब तक हम लोग क्या करते थे, आपको Z इक्वल टू दिया हुआ होता था कि सपोज Z इक्वल टू होता 1.64, तो हम क्या करते 1.6 वो यहाँ पे चेक करते 1, और ये पीछे 4 यहाँ पे चेक करते, ऐसे ही ना। ये 1.6 और यहाँ पे 4 जो वैल्यू आती वो हम लोग आंसर लिखते। Z की वैल्यू दी गई होती थी तो यहाँ से आंसर ढूंढते थे। अब ये उल्टा है ना, अब आपको ये आंसर है, ये आंसर दिया हुआ है 3000, उसके ऊपर से Z की वैल्यू ढूंढनी है। तो वो कैसे ढूंढते हैं कि जैसे यहाँ पर 3000 आया ना तो आपकी जो टेबल दी गई है ना, वो टेबल साथ में रखो, Z स्कोर टेबल टेक्स्ट बुक के एंड वाले, उस टेबल में चेक करो 3000 नंबर एग्जैक्ट है, जो आपको इतने सारे नंबर दिए हुए हैं उस नंबर में 3000 नंबर है, वो चेक कर लो कि अगर है तो Z की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर है तो Z की डायरेक्ट वैल्यू, एक सेंटेंस में Z की वैल्यू लिख देंगे। अगर नहीं है 3000 एग्जैक्ट वैल्यू तो फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी, बरोबर। Z की वैल्यू ढूंढने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, समझ आ रही है बात। तो चेक करो 3000 है उसमें, नहीं है, 3000 एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिस टेबल में यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल,
उसके ऊपर से हम यहां पर वैल्यूज बनाएंगे। जो वैल्यू आएगी, वैल्यू बिफोर 3000 एक लिखना है हमें, बिफोर 3000। 3000 अगर एग्जैक्ट नहीं है ना तो उससे बिफोर, उससे एक छोटी वैल्यू, बिफोर 0.3000 लिखो। बिफोर 3000 एक वैल्यू लिखनी है, एक वैल्यू लिखनी है आफ्टर 0.3000, और दूसरा एक लिखना है उनकी एवरेज वैल्यू, बराबर। एक एवरेज वैल्यू जो है वो यहां पर लिखनी है। ध्यान देना, ये टेबल ध्यान से समझना है इसमें कि देखो 3000 एग्जैक्ट तो नहीं है ना, आपकी जो जेड स्कोर टेबल है उस जेड स्कोर टेबल में यहाँ पर 3000 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो उससे एक बिफोर एक आफ्टर नंबर जो है वो फाइंड करो, मतलब 3000 से छोटा नंबर। तो 3000 से छोटा नंबर कौन सा, आपकी जो भी वैल्यूज दी गई है ना उन वैल्यूज में देखो, अगर आप देखो तो देखो 0.8 की लाइन है, आप यहाँ पे देखो 0.1 2 3 4 0.8 की लाइन, उस 0.8 की लाइन में आगे जो है वो नंबर दिया हुआ है 0.2995। 2995 वो 3000 से पहले का नंबर हुआ कि नहीं, बिफोर नंबर मतलब 3000 से जस्ट पहले का नंबर आता हो वैसा, तो उससे पहले का नंबर ये हुआ कि नहीं, 0.2995 हुआ ना। और अगर आफ्टर ढूंढना हो मतलब जो है वो 3000 के बाद वाला तुरंत नंबर, तो तुरंत बाद वाला नंबर देखो तो उसी के ही पास में ही है, 2995 के पास में 0.3023 है कि नहीं, समझ आ रही है बात। तो यहां पर अगर 3000 एग्जैक्ट नहीं है तो 3000 किसके बीच में आ रहा है ना, वो एक बिफोर और एक आफ्टर वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं, समझ आ रही है बात। तो ये बिफोर वैल्यू, वो बिफोर वैल्यू मिल रही है 0.2995, ये बिफोर वैल्यू मिल रही है, और उसके बाद आफ्टर वैल्यू वो मिल रही है 0.3023। समझ आ रही है ना बात, ये 0.3023 और 2995, और इनका इनका यहां पर लिखते हैं z वैल्यू, 2995 की z वैल्यू। अब वो कैसे ढूंढते हैं, तो देखो अगर जैसे आपका यहां पर दिया हुआ ना 2995, तो उसको चेक करते हैं, उसको यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है कुछ 0.8, 0.8 है ना, आप देखो टेबल में उसमें कि 2995 की वैल्यू ढूंढनी है तो उसकी यहाँ की वैल्यू है 0.8, और उसे जो है वो ऊपर चेक करो कि ऊपर कौन सी वैल्यू है। मैं तो ऐसे ही रफ में बता रहा हूँ कि ये 2995 के यहाँ 0.8 और ऊपर चेक करो, ऊपर आ रही है 0.04, तो 0.04 मतलब पीछे लग जाएगा 4, वैल्यू बनी 0.84। समझ आ रही है बात, कैसे वैल्यू हमने फाइंड की। अगर 3000 की एग्जैक्ट होती ना तो वो एग्जैक्ट डायरेक्टली मिल जाता, क्या भाई 3000 के यहाँ कौन सी वैल्यू और यहाँ कौन सी वैल्यू है, वो आंसर, बरोबर। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो 2995, तो 2995 का यहाँ पे 0.8 और यहाँ 4, तो 0.84। समझ आई बात। और ऐसे ही 3023 की वैल्यू, तो 3023 की वैल्यू देखो, आपके देखो टेबल में 3023, उसके इस साइड दिया हुआ है 0.8 और यहाँ ऊपर दिया हुआ है 5, मतलब 0.85 हुआ, उसकी वैल्यू कितनी हुई 0.85, बरोबर। ये बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू मिली ना 3000 की, और उसके बाद उसकी एवरेज ढूंढा जाता है। किसका एवरेज, इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज। एवरेज वो कैलकुलेटर से, वो टेबल से नहीं, उसमें टेबल की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से एवरेज मतलब कैसे, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 0.2995 प्लस 0.3023 डिवाइड बाय 2, वो लिखो तो कुछ करीबन 0.3009 आ रहा है, बरोबर। अब एवरेज करके देखना, उसमें आएगा 3009, और इन दोनों का एवरेज करो तो इन दोनों का एवरेज आएगा कुछ 0.845, ये दोनों का एवरेज, बरोबर। यहाँ 3 डिजिट ही लिखना है, 2 डिजिट में नहीं, 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो ये 85 हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगी सेम, 3 डिजिट ही रखना है ऐसे। 3000 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी तो हमने टेबल में बिफोर, आफ्टर और एवरेज वैल्यू ढूंढी, और अब इनमें से ये जो 3 वैल्यू है ना, उनमें से 3000 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो हमारे z की वैल्यू कहलाती है। नियरेस्ट वैल्यू 3000 के सबसे पास में कौन सा, देखो 2995 और 3000 में देखे ना तो 5 नंबर का गैप है उसमें, है ना, 5 नंबर का गैप। 23 और 3000 में 23 नंबर का गैप है, और इसमें 9 और 3000 में 9 नंबर्स का गैप है।
तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी कहलाई? नियरेस्ट वैल्यू ये कहलाई ना 2995। तो यहां पे लिखेंगे कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.3000 is 0.2995. So value of Z1 equal to, यहां 2995 नियरेस्ट हुआ ना, तो उसका आंसर वो हमारे Z का आंसर, जो हम Z का आंसर ढूंढते थे वो ये मिला ना। कौन सा मिला उसका आंसर? 0.84। जो नियरेस्ट हो वो जो है वो आंसर लिखा जाता है, वो Z की वैल्यू। डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट मिल जाती Z की वैल्यू, नहीं है इसलिए टेबल बना के नियरेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। तो Z की वैल्यू कौन सी कहलाई? 0.84, ये जो Z की वैल्यू हमें ढूंढनी थी। समझ आ रही है बात? और 0.84 जब आखिरी Z की वैल्यू लिखो तब प्लस और माइनस का ध्यान दिया करो। यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस का ध्यान देने की जरूरत नहीं है टेबल में, लेकिन यहाँ वैल्यू रखते वक्त कि आपका ग्राफ किस साइड है, Z1 किस साइड आया, माइनस साइड है कि प्लस साइड है? माइनस साइड है ना। तो अगर माइनस साइड है तो यहाँ पर Z की वैल्यू माइनस 0.84 बनेगी ना। समझ आ रही है बात? Z की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 0.84। क्लियर हो रहा है? ये Z की वैल्यू मिली यहां से यहां। देखो पहला सम था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया, शॉर्ट में अगर बताऊं तो पहले हमेशा ग्राफ बना दो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से ग्राफ में से हमेशा जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को Z1 से 0 तक कन्वर्ट कर दो। Z1 से 0 तक की वैल्यू ढूंढो प्लस माइनस करके। जैसे आपको वैल्यू यहाँ की दी गई थी पर वो काम की नहीं है, Z1 से 0 तक की वैल्यू वो 3000 ये वैल्यू ना। और ये 3000 वो टेबल पर से चेक करते हैं, अगर एग्जैक्ट हो तो डायरेक्ट आंसर, नहीं है 3000 एग्जैक्ट वहां टेबल में तो फिर ये टेबल बिफोर एंड आफ्टर का बनाना पड़ता है। उसके ऊपर से जो नियरेस्ट वैल्यू हो वो हमारे Z का आंसर। और ये Z मिल जाए ना तो फाइनली हमें ढूंढना है X। और X कैसे ढूंढते हैं? तो वो लिखेंगे कि नाउ Z इक्वल टू X माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला है ना, X माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां Z की वैल्यू लिख देंगे, मीन की वैल्यू लिख देंगे कि देखो मीन दिया हुआ है 10,000, यहां पर डेल्टा की सिग्मा की वैल्यू लिख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिख देंगे 2000, तो उसके ऊपर से X मिल जाएगा ना। कि देखो Z की वैल्यू यहां लिखे माइनस 0.84, माइनस हो तो माइनस खास लिखना। X ढूंढना है, मीन पे लिखेंगे 10,000, बराबर, मीन पे कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे लिखेंगे 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन 2000। तो x कैसे मिलेगा? 2000 पहले मल्टीप्लाई में 84 मल्टीप्लाई 2000 करो, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस 1620 आ जाएगा उसमें, कि 1620, उसके अलावा 1680, सॉरी 2 4 जा 8 होगा, 1680 आएगा। यहाँ पर x माइनस 10,000 और x की वैल्यू ढूंढने के लिए माइनस 10,000 इस साइड प्लस में, कि माइनस 1680 प्लस 10,000 इक्वल टू x। ये रफ वर्क है, यहाँ ध्यान देना। तो x इक्वल टू आ जाएगा कि 10,000 में से अगर ये माइनस करे 1680 तो कुछ बनेगा 8320, ये x की वैल्यू। मतलब वो फाइनली कि जो हमें 20% वर्कर्स थे जिनकी लोएस्ट सैलरी थी, उनमें से हाईएस्ट सैलरी वो 8,320 रुपीज है। मैंने बताया ना 20% ऐसे वर्कर है जिनकी कम सैलरी है, किसी की 2,000, 3,000, 4,000, उनमें से हाईएस्ट सैलरी है ना वो 8,320 रुपीज है। समझ आई बात? कैसे ये मेथड आई वो ध्यान आया ना? ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो ये मेथड आएगी, इसलिए इतना डिटेल में समझाया। अब जो इसी में ही सेकंड क्वेश्चन है कि अब फाइंड करना है 10% वर्कर्स जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, उनमें से मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है। कि अब जो हमें ढूंढना है ना कि 10% वर्कर हैविंग हाईएस्ट सैलरी, तो अब हाईएस्ट सैलरी है तो वो जो है वो हम लोग कहां से शुरू करेंगे? इस साइड से ना। हाईएस्ट सैलरी मतलब यहाँ प्लस से होगा, प्लस से 10% वर्कर मतलब कुछ इतना ही आएगा ना, ये 10% वर्कर,
जैसे 20% वर्कर दिए हुए थे लोएस्ट, तो यहाँ 20%। अब यहाँ 10%, जैसे हम सपोज Z2 कहें, ये Z1 ढूंढा, Z1 हमने ढूंढा ना, अब इसे Z2 कहें, ये Z2 की वैल्यू ढूंढनी है इसी मेथड से। समझ आ रही है बात? तो ये एक बार अच्छी तरह से देख लो, तो वो सेकंड वैल्यू भी फाइंड करें। तो वो सेकंड वैल्यू भी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बना लेना। यहाँ पर सबसे पहले उसमें भी लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू, भाई ग्राफ बनेगा उसमें कि यहाँ पर 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अब इनमें 10% है ऐसे वर्कर ना जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, तो हाईएस्ट सैलरी मतलब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ से 10% परसेंटेज, या देखो प्रोबेबिलिटी दी गई है तो हमेशा यहाँ से इनफाइनाइट से शुरू करेंगे। तो यहाँ से 10% वो करीबन यहाँ पे आएगा, सपोज Z2, ये 10% है। 10% ऐसे लोग जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, और ये Z2 की वैल्यू हमें ढूंढनी है। मतलब अगर सिंबल में लिखें तो सिंबल में कुछ ऐसे दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 एंड मोर, Z2 और मोर प्लस इनफाइनाइट तक है, तो उससे ज्यादा हम लोग लिखेंगे ना Z2 एंड मोर। जो आंसर दिया हुआ 10%, परसेंटेज मतलब कि 10/100, आंसर 0.1, 0.1 कहो या 1000 कहो, बराबर। ये वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है इतनी 0.1000, और हमें जो Z2 की वैल्यू ढूंढनी हो, तो Z2 की वैल्यू के लिए मैंने बताया ना आपको, हमेशा 0 से Z2 का डिस्टेंस हमें ढूंढना होगा। 0 से Z2 दिया हुआ कुछ भी हो, हमें डिस्टेंस यही ढूंढना है 0 से Z2 तक। तो ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि जो पूरा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस कितना होता है 0.5, उसमें से ये आगे का डिस्टेंस माइनस कर दें तो 0 से Z2 तक मिल जाएगा ना। यहाँ पे लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 Z2, 0 से Z2 वहां तक का आंसर, तो पूरा आंसर होता है 0.5, उसमें से ये आगे का ये जो दिया हुआ है वो 0.1000 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा 0.4000, बराबर ना। ये 0.4000 ये 0 से Z2 तक का आंसर है, इसके बेस पर Z2 मिलेगा, क्योंकि जो पीछे टेबल दिया हुआ है ना वो टेबल 0 के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है ना, इसलिए हमेशा कन्वर्ट 0 से Z2 तक करते हैं। अब 4000 का आंसर हम लोग टेबल में ढूंढेंगे। अब फिर से आप टेबल देखो कि टेबल में 4000 एग्जैक्ट वैल्यू है, दी हुई है कोई एग्जैक्ट वैल्यू 4000? नहीं दी गई, नहीं दी गई है, तो 4000 नहीं है ना, तो उसकी बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू ढूंढते हैं, बराबर ना। वो टेबल बनाना पड़ता है, यहाँ पे लिखेंगे फिर कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उसके हिसाब से अगर हम लोग वैल्यू बनाए ना, तो यहां पर लिखते हैं कि वैल्यू, एक वैल्यू लिखी जाएगी बिफोर 0.4000, एक जो है वो वैल्यू लिखी जाएगी वो आफ्टर 0.4000, और एक लिखा जाएगा उसका एवरेज, बराबर। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे ना उसमें। तो बिफोर 0.4000, तो 4000 एग्जैक्ट नहीं है, तो उससे कम या उससे ज्यादा वाली वैल्यू, बिफोर और आफ्टर की वैल्यू वो तो लिखे ना। तो उससे बिफोर वैल्यू देखे ना आप टेबल में, देखो टेबल में ना 1.2, आगे से 1.2 की लाइन में देखो, 1.2 की लाइन में आगे नंबर है 0.3997, 3997 देखो टेबल में दिया हुआ है ना, ये 4000 से पहले का कहलाया ना 3997, और उसके बाद वाला ही नंबर है 4015, 4015, तो ये 4000 वो इन दोनों के बीच में आएगा ना, बराबर ना। 3997 एंड 4015 इनके बीच में आएगा, तो ये जो है वो इनकी बिफोर और आफ्टर वैल्यू। भाई बिफोर वैल्यू कहलाई उसकी 0.3997 4000 से पहले, और आफ्टर में 0.4015 ये उसका आफ्टर, और उसकी जो है वो Z वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z वैल्यू चेक कर लो, 3997 का आंसर कितना है, तो 3997 में इस साइड देखो तो वो वैल्यू बनती है 1.2, 1.2, और 3997 में ऊपर देखो वो आ रहा है 8, ऊपर 8 आ रहा है ना, मतलब कितना आ जाएगा उसमें 1.2 और 8, ये बनी ना उसकी वैल्यू 1.2 एंड 8,
और 4015 का आंसर उसमें देखो वो बन रहा है 4015 भी वही 1.2 और ऊपर आएगा 9, ऊपर 9 आएगा, वो कितना आएगा 1.29, बराबर। ये दोनों टेबल से देखते हैं। अब एवरेज खुद फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, इन दोनों का एवरेज करो, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 तो कुछ 0.4006 होगा इन दोनों का एवरेज, और यहाँ पे इन दोनों का एवरेज 1.285, ये एवरेज आएगा। अब ये जो एवरेज मिली ना, तो इनके हिसाब से 4000 का नियरेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, नियरेस्ट कौन सा, ये नियरेस्ट बन रहा है, ये 97 है, 97 से 4000 खाली 3 का डिस्टेंस है, इसमें 15 का डिस्टेंस है, इसमें 6 का डिस्टेंस है 4000 से, तो नियरेस्ट वैल्यू ये आएगी ना, बराबर ना। तो यहां पर लिखेंगे कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.4000 इज 0.3997, ये नियरेस्ट वैल्यू है, तो उसके हिसाब से z का आंसर कौन सा, सो वैल्यू ऑफ Z2 इक्वल टू, Z की वैल्यू कौन सी कहलाएगी 1.28, ये नियरेस्ट वैल्यू है तो उसकी Z की वैल्यू लिखेंगे ना 1.28, और प्लस या माइनस वो यहाँ खास चेक करते हैं कि यहाँ ग्राफ किस साइड आया Z2 का, वो प्लस में ना, Z1 इस साइड आया था, माइनस में था, अब Z2 उस साइड है ना, बराबर ना, प्लस में है तो वो प्लस 1.28, ये Z की वैल्यू मिल गई, बराबर, ये z की वैल्यू मिली। अब इसके ऊपर से हमें ढूंढनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू वही फॉर्मूला से कि z इक्वल टू x माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो z की वैल्यू 1.28 इक्वल टू x फाइंड करना है, मीन तो वही जो इस क्वेश्चन में मीन है 10,000 और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 2000। तो x ढूंढने के लिए सबसे पहले ये 1.28 से मल्टीप्लाई, 1.28 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2560 x माइनस 10,000, और x ढूंढने के लिए ये इस साइड प्लस में आएगा कि 2560 प्लस 10,000 इक्वल टू x, मतलब कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12,560 रुपीज, ये x। मतलब जो हाईएस्ट सैलरी वाले लोग हैं ना, हाईएस्ट सैलरी वाले, उनमें से मिनिमम सैलरी, उनमें से कम वो ये है 12,560। समझ आ रही है बात, बराबर। अब ध्यान आ रहा है ना कि z की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन 4 देखा ना, ऐसे ही क्वेश्चन 5 भी देखते हैं, उसमें भी ऐसे ही 2 बार हमें फाइंड करना है, तो और माइंड क्लियर हो जाएगा कि z हमें कैसे फाइंड करना है। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसमें दिया हुआ है अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज मीन 52 एंड वेरिएंस 64, वेरिएंस 64 है, वेरिएंस तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं ना, बराबर ना, वेरिएंस 64 तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दो हेल्पर्स हमारे पास हैं। ऑब्टेन एस्टिमेट लिमिट विच इंक्लूड एग्जैक्टली मिडल 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमें ऐसे लिमिट्स ढूंढनी है, लिमिट्स मतलब वो x की वैल्यूज दो फाइंड करनी है कि जो ग्राफ में एग्जैक्टली मिडल 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। एग्जैक्टली मिडल 25%, मतलब कि अगर हम लोग जो है वो ग्राफ की बात करें ना, जैसे सपोज अगर मैं ग्राफ बताऊं तो ग्राफ में ये 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अगर देखो ये वैल्यू परसेंटेज में अगर दी गई है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दी गई है, x ढूंढना है, नहीं तो जनरली अगर परसेंटेज फाइंड करना होता तो आपको x दिया हुआ होता है, बराबर ना। इसमें भी हमें रिवर्स मेथड ही यूज करनी है ना जो पहले बताइए आपको। एग्जैक्टली मिडल 25% मतलब कि भाई बीच में हमें ऐसे दो वैल्यूज, ऐसी दो वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है x की कि जिससे बिल्कुल बीच के 25% कवर हो जाते हो। ये पूरा 100% होता है ना, पूरी वैल्यू 100% होती है, उस 100% में से ये बीच में 25% आ जाता हो, एग्जैक्टली मिडल 25%, तो बिल्कुल बीच में 25% ना, अगर बिल्कुल बीच में 25% है ना तो ऐसा हो जाता है कि ये जो वैल्यू आधी हो जाएगी, ये बीच में 0 की लाइन है, 0 से इस साइड की वैल्यू वो 12.5% हो जाएगा,
बरोबर कि नहीं, और 0 से इस साइड की वैल्यू वो भी 12.5% हो जाएगी। तो उसके ऊपर से हमें ये दो वैल्यू कहो तो Z1 और Z2 ढूंढना है ना। ग्राफ के ऊपर से तो Z1 एंड Z2 ही मिलता है, फिर उसके ऊपर से X और X2 हम लोग फाइंड करते हैं। समझ आ रही है बात, बरोबर ना। तो ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है ना। एग्जैक्टली मिडल 25%, मतलब अगर आधा आधा कहें तो इस साइड के 12.5% आधे और इस साइड के 12.5% आधे। समझ आ रही है बात, ऐसा ही हुआ ना कुछ ये वैल्यू। तो यहाँ पर परसेंटेज में ये दोनों दिए हुए हैं। अब देखो दोनों साइड सेम परसेंटेज है, तो अगर आप कोई एक कैलकुलेशन भी करोगे तो दूसरी कैलकुलेशन सेम ही आएगी। सपोज चलो पहले Z1 की वैल्यू ढूंढे तो पता चलेगा आपको, जैसे पहले मेथड की थी, यहाँ पे पहले लिख देते हैं ना अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये हमने ग्राफ बनाया कि एग्जैक्टली मिडल 25%, तो ये 12.5 और 12.5%। पहले खाली Z1 की बात करते हैं, Z2 अभी नहीं, खाली Z1 मतलब 0 से Z1 तक की वैल्यू वो 12.5% है। मतलब ऐसा लिखा जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 टू 0 इक्वल टू 12.5%, मतलब कि 12.5 अपॉन 100% हो तो डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.1250। ये आ जाएगा 125 पर पीछे जीरो ना 4 नंबर होने चाहिए ये। और देखो आगे वाले मैंने सब में बताया आपको वैल्यू कुछ भी कोई भी दी गई हो, Z1 या Z2 ढूंढना है ना, तो आपको 0 से Z1 तक की वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे है ही 0 से Z1 की वैल्यू ही है 0.1250, तो इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। आगे वाले सम में कैसा था कि उसमें जो है वो यहाँ के 10%, वहाँ के 20% ऐसे दिए हुए थे, तो हम लोग प्लस या माइनस कर रहे थे ना, मोर देन या लेस देन थे। अब इसमें तो एग्जैक्ट 0 से Z1 की वैल्यू है ना, तो ये है ही ना 0.1250, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। तो 1250, अब इसकी वैल्यू हमें टेबल में फाइंड करनी है। ये जो वैल्यू है तो Z की वैल्यू टेबल पर से ढूंढे। अब टेबल में चेक करो एग्जैक्ट 1250 की वैल्यू है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू है 1250 की तो एक ही लाइन में आंसर लिख दिया जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे ना एग्जैक्ट वैल्यू वो है जो भी हो। लेकिन अगर ना हो तो फिर वो टेबल बिफोर एंड आफ्टर वाला। 1250 एग्जैक्ट है उसमें, नहीं है, नहीं है 1250 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमें फिर वो टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। उस टेबल के हिसाब से अगर हम वैल्यूज बनाए ना, यहां पर लिखें वैल्यू जो एक लिखी जाएगी बिफोर 0.1250, एक वैल्यू लिखी जाएगी आफ्टर 0.1250, और एक लिखा जाएगा उसका एवरेज। बरोबर, यहां पर उनकी Z वैल्यू मिलेगी। तो 1250 के बिफोर एंड आफ्टर अगर फाइंड करो तो बिफोर में देखो कि अगर आप इसमें वैल्यूज देखो ना 1250 से एक पहले की वैल्यू, तो वो कुछ आपको 1217 मिल रही है। 0.3 की लाइन में देखो 0.3 उसमें ही जो है वो पहला ही दिया हुआ है, 01 में दिया हुआ है 1217 वो है। और उसका आफ्टर अगर देखो तो आफ्टर में ये है 1255, 50 से बड़ा 55 है ना, इन दोनों के बीच में ये नंबर आएगा ना 1250, बरोबर ना। मतलब उसकी बिफोर वैल्यू, तो वो बिफोर वैल्यू आ जाएगी 0.1217 है बिफोर वैल्यू, और आफ्टर वैल्यू 0.1250 50 तो ये है 55 उसकी आफ्टर वैल्यू है। और दोनों की Z वैल्यू अगर चेक करो तो 1217 की Z वैल्यू चेक करो, इस साइड आ रहा है 0.3 और ऊपर 1 पे ही है, तो 0.3 और 1 0.31 कहलाया ना, 0.31 इसकी वैल्यू चेक करो, वो वैल्यू आ रही है 0.32, उसके बाद में ही है ना 32, बरोबर। ये Z वैल्यू और नीचे ढूंढा जाता है एवरेज, वो कैलकुलेटर से फाइंड करो कि कैलकुलेटर से अगर एवरेज ढूंढो इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 1755 डिवाइड बाय 2 तो 0.1236 कुछ हो रहा है, 0.1236 ये, और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी एवरेज, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 तो 0.135, ये तीनों मिल गए ना। टेबल में बिफोर आफ्टर हमने फाइंड कर लिया। अब ये 1250 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है,
इसमें नियरेस्ट वैल्यू कौन सी, तो नियरेस्ट वैल्यू ये है 55, इसमें खाली 5 का ही गैप है, 55 और 55 का गैप हुआ ना, इसमें काफी ज्यादा गैप है, इसमें भी काफी ज्यादा गैप है, इसमें खाली 5 का गैप है, तो वैल्यू ये कहलाई ना, बरोबर ना। तो देखो यहां पर लिख देंगे कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.1250 इज 0.1255, ये नियरेस्ट वैल्यू है, तो उसके हिसाब से z की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ z1 की वैल्यू कितनी 0.32, लेकिन देखो z1 किस साइड है, माइनस साइड पे है, तो z1 की वैल्यू आएगी -0.32, आखिरी में माइनस प्लस खास ध्यान दिया करो कि ये -0.32 ये z1 की वैल्यू, और इसके ऊपर से जो है वो हम लोग x की वैल्यू ढूंढेंगे ना वो फॉर्मूला से, बरोबर ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, इस सम में ये पॉइंट समझा रहा हूँ, z की वैल्यू जैसे मिली 0.34, वो कौन से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, 12.5 के हिसाब से। अब समझो इस साइड भी अगर हम लोग ढूंढें, इस साइड का अगर हम लोग फाइंड करें 0 से z2 तक, तो 0 से z2 तक का भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1250 ही रहेगी ना, है कि नहीं। 0 से z2 में अगर इसका एरिया भी ढूंढेंगे तो वो भी तो 0.1250, उसके लिए भी अगर टेबल बनाएंगे तो सेम ही टेबल बनेगा ना 1250, और उसमें भी z2 की सेम ही वैल्यू मिलेगी ना 0.32, सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ 0.32 माइनस में मिला z1, z2 0.32 कैसे मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो ऐसे में एक ही सम अगर दो बार न करें और डायरेक्टली लिख दें तो भी चलेगा ना, क्योंकि दोनों साइड का जो है वो आंसर सेम है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें इस साइड 20%, इस साइड 10%, अलग अलग थे परसेंटेज, तो सम भी तो अलग अलग करना पड़ता है ना। यहाँ तो दोनों साइड सेम परसेंटेज है, तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं ना, बरोबर ना। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि सिमिलरली वैल्यू ऑफ z2 इक्वल टू 0.32 प्लस 0.32, z2 का भी यही आंसर मिलेगा, सेम ही तो टेबल बनेगा, और उसके लिए 0.32 मिलेगा। समझ आ रही है बात, ये z1 z2 मिल गया। अब x1 और x2 हम लोग फाइंड करेंगे। अब x1 x2 के लिए फॉर्मूला वही कि नाउ z1 इक्वल टू x1 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ पहले z1 और x1 लिख रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज है ना इसमें। तो z1 पे क्या लिखेंगे, z1 पे लिखेंगे -0.32 इक्वल टू x1 हमें ढूंढना है, माइनस मीन, तो मीन इसमें दिया हुआ है कितना 52 मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने बताया ना वेरिएंस 64 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो 8। तो सबसे पहले ये यहाँ मल्टीप्लाई में 0.32 मल्टीप्लाई 8 करें तो कितना आ जाएगा 0.32 मल्टीप्लाई 8 है, 8 3 ज़ा 24 और 25 0.256, यहाँ पर 2.56 रहेगा इक्वल टू x1 माइनस 52। अब ये x1 ढूंढने के लिए -52 इस साइड प्लस में, तो -2.56 प्लस 52 इक्वल टू x1, तो x1 कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना, 52 में से ये अगर 2 जाए तो 50 और 49.44, x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 49.44। समझ आ रही है ना बात, ये z1 की वैल्यू लिख के हमने फाइंड किया। अब ऐसा ही z2 की वैल्यू लिखकर हम लोग ढूंढे कि z2 इक्वल टू x2 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ ये x की दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी, z की वैल्यू ग्राफ के हिसाब से थी तो वो टेबल के हिसाब से तो दोनों का आंसर सेम आएगा, x में थोड़ी। यहाँ कैलकुलेशन में -0.32 है, अब यहाँ z2 में प्लस 0.32 रख के करना है, तो x1 x2 सेम नहीं आएगा, जो लिमिट फाइंड करनी है दोनों लिमिट सेम थोड़ी आएगी उसमें, बरोबर ना। यहाँ अलग आएगा, यहाँ प्लस 0.32 रखकर सॉल्व करें, x2 माइनस 52 अपॉन 8, वैल्यू तो वही ना 52 एंड 8, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो वही रहेगा 2.56 इक्वल टू x2 माइनस 52, माइनस 52 इस साइड प्लस में, 2.56 प्लस 52 इक्वल टू x2, तो x2 कितना आ जाएगा 52 और 2 54, 54.26
56। तो ये दोनों लिमिट हमें मिल गई ना, x1 और x2 की वैल्यू, समझ आ रहा है। तो अब z की वैल्यू अगर न दी गई और कैसे फाइंड करते हैं, रिवर्स मेथड, वो ध्यान आई ना। क्वेश्चन 4 और 5 हमने किया, वो समझ आया ना। कल जो हमने 1 2 3 क्वेश्चन किए थे वो डायरेक्ट मेथड थी, अब ये रिवर्स मेथड हुई हमारी। अब इस चैप्टर में ये दो ही मेथड है, किसी में डायरेक्ट, किसी में रिवर्स, बरोबर ना। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है सेक्शन ई में, एफ में, सब में ये दो मेथड, इसके अलावा आप कोई मेथड नहीं है। तो ये क्वेश्चंस 4 और 5 अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। अब जो आगे मिक्स क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।